नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। हमने भाषा सत्ता के तहत भाषा से जुड़ी हुई भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के बारे में जाना है, जैसे कि शब्दकोश का क्रम, वचन परिवर्तन और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग, और उन सारी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए गृह कार्य भी आपको दिए गए थे और आपने सारे गृह कार्य किए भी होंगे। आज हम इस एपिसोड में भाषा सज्जता से जुड़ी हुई ऐसी ही कुछ अन्य प्रवृत्तियों के बारे में जानने वाले हैं कि जिनसे हम हमारी भाषा को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप कुछ शब्द देख रहे हैं और शब्द है हाथी। अब इस शब्द का हमें लिंग परिवर्तन करना है, तो जरा सोचिए कि हाथी का लिंग परिवर्तन क्या होगा। हाँ, तो हाथी का लिंग परिवर्तन हुआ हथिनी। अब हमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य देखते हैं। तालाब में हाथी नहा रहा है। और अब जरा सोचिए कि क्या दूसरे वाक्य में हाथी की जगह पर हथिनी कर देंगे तो हमारा वाक्य सही होगा? जरा एक बार पढ़ के पहले देख लेते हैं कि भाई तालाब में हथिनी नहा रहा है, तो क्या यह वाक्य आपको सही लगता है? नहीं लगता। तो कौन से बदलाव दूसरे वाक्य में, यानी कि जब स्त्रीलिंग का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वाक्य में भी किस प्रकार के बदलाव होते हैं, इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। तो देखते हैं वाक्य। तालाब में हथिनी नहा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई हाथी का लिंग परिवर्तन हुआ हथिनी, और जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो रहा की जगह पर हथिनी के वाक्य में रही है ना। तो ये स्त्रीलिंग हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, पता चलता है कि भाई इस वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, शेर। तो पहले वाक्य देख लेते हैं। शेर जंगल का राजा है। अब जरा सोचिए कि आपने लिंग परिवर्तन वाला शब्द आपको पता चल गया है और उससे जुड़ा हुआ वाक्य भी आपको सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी। और वाक्य आप अन्य वाक्य भी सोच सकते हैं और इसी वाक्य को शेरनी के साथ यानी कि स्त्रीलिंग के साथ लिख भी सकते हैं। और जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करके वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में किस प्रकार के बदलाव आएंगे यह हमें यहाँ पर समझना है। जैसे कि शेर जंगल का राजा है, तब राजा है लेकिन शेरनी को क्या कहेंगे? हाँ, तो रानी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वाक्य भिन्न रूप से रखा है। जरा देख लेते हैं। शेरनी जंगल में रहती है। देखिए यहाँ पर राजा है और रहती है, तो वाक्य पढ़ने से ही हमें इस बात का पता चलता है कि भाई शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। आइए तीसरा शब्द देखते हैं, लड़का। अभी आप कई सारे विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें कई लड़के भी होंगे और कई लड़कियां भी होगी। तो लड़का का लिंग परिवर्तन होगा लड़की। और वाक्य इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, लड़का खेल रहा है। तो लड़की खेल रही है। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। मोर। तो मोर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? मोरनी। और इनसे जुड़ा हुआ वाक्य मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रखा है, मोर नाच रहा है, तो मोरनी नाच रही है। ग्वाला। आपको ग्वाले वाली कहानी याद ही होगी। और ग्वाला का लिंग परिवर्तन क्या होगा? सोचिए जरा, इतनी देर में वाक्य पढ़ लेते हैं। ग्वाला घर की ओर जा रहा है। यहाँ पर और का इशारा है दिशा, कि भाई ग्वाला इस दिशा में जा रहा है, यानी कि घर का जो रास्ता होगा उस रास्ते पर वह जा रहा है। ग्वाला का लिंग परिवर्तन आपने सोच लिया है और यह है ग्वालिन। अब वाक्य इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने रखा है कि भाई ग्वालिन घर की ओर जा रही है। अब आपको इन शब्दों का लिंग परिवर्तन यहाँ पर देख लेना है और उसके बाद इनसे जुड़े हुए वाक्य अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो शब्द देखते जाइए और उनका लिंग परिवर्तन। मटका पुल्लिंग शब्द है और उसका लिंग परिवर्तन हुआ मटकी, यानी कि मटका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हुआ मटकी। दूसरा शब्द है रस्सा। तो रस्सी। सखा। तो उसका लिंग परिवर्तन होगा सखी। माली। तो उसका लिंग परिवर्तन मालिन।
लेखक तो लेखिका, देवर तो देवरानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने लिंग परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखे और अब आप खुद भी ऐसे कई सारे शब्द जो हमारी किताब में दिए गए हैं और रोजमर्रा के व्यवहार में भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और उन शब्दों का पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में प्रयोग करके हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य में प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से हिंदी में ये बातें कर सकें। जैसे एक उदाहरण मैं आपको अभी यहाँ पर देता हूँ कि कभी आपने बस में मुसाफरी की होगी और बस में हमें क्या लेना पड़ता है? हाँ, टिकट लेना पड़ता है ना। हमने पहली इकाई में ही ये बात समझी थी कि भाई बस में हमें टिकट लेना पड़ता है। देखिए, गुजराती में हम ऐसे बोलते हैं कि मैं टिकट ली थी, लेकिन हिंदी में बोलना पड़ता है मैंने टिकट लिया, है ना। तो जब हम हिंदी में बात करना चाहते हैं तो ये पुल्लिंग में टिकट का प्रयोग होता है और गुजराती में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। और ऐसे तो कई सारे शब्द हैं जिनका हम गुजराती में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं या पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनका लिंग बदल जाता है। तो आप अब लिंग परिवर्तन से जुड़ी हुई इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए, भाषा की ऐसी ही एक विशेष बात और जिनको हम विरुद्धार्थी शब्द के नाम से पहचानते हैं, और विरुद्धार्थी शब्दों से जुड़े हुए तो कई सारे अभ्यास आपने किए हैं, लेकिन विरोधी या विलोम शब्द हमें क्यों पता होना चाहिए, या हम किन शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहेंगे या विलोम शब्द कहेंगे। तो ये हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जब भी हम उनका प्रयोग करते हैं तो भाषा में सही रूप से कौन से शब्द का कब प्रयोग करना चाहिए, ये हमें आवश्यक रूप से जानना चाहिए। और ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, तो ज़रा देख लेते हैं। पहला शब्द है आगे, दूसरा है दायां, तीसरा है धरती, छोटा, धूप, नीचा, गलत, सुबह, मूर्ख, मित्र। यहाँ पर मैंने आपको 10 शब्द दिए हैं और इन शब्दों के विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कौन से हैं? यहाँ पर पहला शब्द है आगे, यानी कि सबसे पहले जो खड़ा है ना, और अंत में जो खड़ा है इसके लिए हम उसके विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आगे, तो उसका विलोम शब्द है पीछे। और जब इन दो शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आगे का मतलब क्या होता है और पीछे का मतलब क्या होता है। जैसे कि कक्षा में भी कोई लड़के आगे बैठते होंगे और कुछ लड़के पीछे बैठते होंगे, तो आप कहाँ बैठते हैं? इस प्रकार से भी आप इन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि दूसरा शब्द है दायां, तो इसका विलोम शब्द होगा बायां। और ये शब्द हमने इस कौन सी इकाई में पढ़े हैं ये आपको पता है। धरती, तो धरती का विलोम शब्द है आकाश, यानी कि एक छोर नीचे है तो दूसरा छोर कहाँ पर है? ऊपर है। छोटा तो बड़ा, मूर्ख तो बुद्धिमान, धूप तो छांव, नीचा ऊंचा, गलत सही, सुबह शाम, मित्र दुश्मन। यहाँ पर हमने विलोम शब्द के कुछ उदाहरण देखे। मैंने पहले ही आपको बताया कि हर एक शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए। कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आज शाम, तो शाम की जगह अगर मैं सुबह शब्द का प्रयोग कर देता हूँ तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सार्थक रूप से नहीं कर पाता। और इसलिए जब मैं सुबह की जगह पर शाम का प्रयोग करता हूँ तब भी मुझे पता होना चाहिए कि सुबह का अर्थ ये होता है और शाम का अर्थ ये होता है। अब आप इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें और हर एक उदाहरण से जुड़े हुए 2-2 वाक्य अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर भाषा से जुड़ी हुई इन सारी बातों का आशय यह है कि आप हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकें और सही रूप से भाषा में प्रत्यायन करना सीखें। आइए, लेखन से जुड़ी हुई भाषा की कुछ ऐसी ही एक बात यहाँ पर हम आज जानने वाले हैं जो आपको बहुत रोचक भी लगने वाली है। वैसे तो आप भी अपनी कॉपी में कई सारी लिखाई करते हैं, लेकिन क्या आप जब हिंदी में लिखते हैं तो सही तरीके से लिखते हैं या आपका लेखन
सही रूप से है या नहीं है। आइए इनसे जुड़ा हुआ एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपके जैसे ही एक विद्यार्थी ने कुछ लिखा है और आप देख रहे हैं क्या लिखा है। ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ते जाना है और समझना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। एक गांव था, गांव में रामजी बाई नामक एक किसान रहता था। वे आलसी थे और आपस में झगड़ते थे। धीरे धीरे परिवार की परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी। रामजी बाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनकी चिता बढ़ती जा रही थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने यह छोटा सा परिचित देखा। हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि जो ये लिखावट है वो सही है या गलत है, और अगर उसमें गलतियाँ हैं तो गलतियाँ किस प्रकार की है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आप भी जब लिखते हैं तो क्या इसी प्रकार से लिखते हैं, आप भी इसी प्रकार से गलतियाँ करते हैं। तो आइए ये बात भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर परिच्छेद सही रूप में इस प्रकार से था। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। एक गांव था, गांव में रामजी बाई नामक एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे। वे आलसी थे और आपस में झगड़ते रहते थे। रामजी बाई इससे बहुत दुखी थे। धीरे धीरे परिवार की परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी। रामजी बाई की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। देखिए, यहाँ पर आप छात्र के द्वारा लिखा हुआ परिच्छेद और किताब में जो परिच्छेद लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखते जाइए कि कौन कौन सी गलतियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई एक, और यहाँ पर एक इस प्रकार से लिखा है। उसी प्रकार से क, यहाँ पर आप क देख रहे हैं और आपके किसी साथी ने लिखा हुआ ये क है, तो क्या सही रूप से लिखा है? नहीं लिखा है। तो हमें इन बातों को, ये बात आपको लगेगी भाई ये छोटी बात है, पढ़ने में तो कहीं पढ़ा, हम इसको क पढ़ते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारी लिखावट भी होनी चाहिए। और जैसा बोलते हैं वैसा अगर लिखते हैं तो कभी कभार गलती भी हो सकती है। तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ग हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर जो ग लिखा है, क्या आपको दोनों एक समान दिख रहे हैं? यानी कि यहाँ पर जो ग है और नीचे जो ग लिखा है उसमें हमें समानता नहीं दिख रही। यानी कि ये ग गुजराती में जब जिस प्रकार से हम ग लिखते हैं उस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसी प्रकार से ऊपर जो चंद्रबिंदी रखी गई है वो भी आप देखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर व देखिए और यहाँ पर व देखिए, है ना। तो ये तो मैं अभी वर्णों की ही बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी इसमें कई सारी गलतियाँ हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी प्रकार से थ, तो थ तो आपको लगता है कि भाई थ जैसा ही है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही, जो यहाँ पर हमने 3 शब्द देखे, एक, गांव और था, इन 3 शब्दों में हमें जो गलती दिख रही है और इसमें हमें इस प्रकार की लिखावट करनी है। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे गुजराती में पूर्ण विराम भिन्न प्रकार से हम करते हैं, लेकिन हिंदी में खड़ी पाई में ही हमें पूर्ण विराम करना पड़ता है, और ये इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए कि गांव में, और यहाँ पर देखिए कि भाई गांव में, है ना। तो मैं गांव से भिन्न रूप से लिखा गया है। वैसे तो गुजराती में हम ये जो विभक्ति के प्रत्यय होते हैं उनको जोड़कर लिखते हैं कि भाई रमेश ने गांव में, है ना। लेकिन हिंदी में विभक्ति प्रत्यय को हमें भिन्न रूप से लिखना पड़ता है, यानी कि शब्द से थोड़ी दूरी पर उनको लिखना पड़ता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये जो अनुस्वार है, देखिए यहाँ पर अनुस्वार किस प्रकार से हुआ है और हमें अनुस्वार किस प्रकार से करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो म है यानी कि मैं लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो मैं है यानी कि म का जो मोड़ है, उस बात को भी हमें ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ अगला जो शब्द है यानी कि एक नाम है रामजी भाई, तो रामजी और बाई के बीच हमें क्या दिखाई देती है यहाँ पर? जगह, तो वह नहीं होनी चाहिए। यानी कि रामजी भाई एक पूरा शब्द है, एक नाम है, तो उनको हमें जोड़कर ही लिखना चाहिए। तो ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान में
रखनी है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई स है और यहाँ पर स है। क की बात हमने आगे की है, इसलिए मैं दोबारा उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन हर एक जगह पर आप क किस प्रकार से लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, और सही है या गलत है अब आपको सोचना है, और सही रूप से क हमें किस प्रकार से लिखना है उसके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने हैं। आगे देखिए कि भाई वे आलसी थे, और वहाँ पर इस छात्र ने पूर्ण विराम रख दिया है, और शुरुआत अगले विधान की होती है और से, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये और दो वाक्यों को जोड़ता है, और जब आप बड़े होंगे तब ये बात अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को भी ध्यान में रखनी है कि भाई कहाँ पर हमें पूर्ण विराम रखना है, कहाँ पर अल्प विराम रखना है, यानी कि कौन से विराम चिन्ह का कब हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये भी एक गलत बात है। तो वे आलसी थे, यहाँ पर ल देख दीजिए कि भाई ल किस प्रकार से लिखा जाता है और यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है। साथ ही साथ हमने अभी जो 3 वाक्य देखे, हर एक वाक्य में इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई शब्दों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, और यहाँ पर जो अंतर आप देख रहे हैं वो सही या गलत है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्या आप भी इसी प्रकार से लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो हमें हमारी लिखावट में कौन से बदलाव करने चाहिए, ये भी हमें समझना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपस में, तो ये प है, और यहाँ पर आप प देख सकते हैं मानक रूप से लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर अलग है, यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगला शब्द है झगड़ते, और यहाँ पर है झगड़ते, है ना। तो ज और ज सही रूप से कौन से शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए, और क्या ज को भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। ज़्यादातर बच्चे इसी प्रकार से भी गुजराती में ब लिखते हैं, वही हिंदी में क्या हो जाता है, ज हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है, समझना है। यहाँ अगला एक शब्द है परिवार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई परिवार की सही वर्तनी कौन सी है, तो इस प्रकार से है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी, यहाँ परिस्थिति सही है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई थी और ती के बीच जो अंतर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई चारों जो वर्ण है, यानी कि एक शब्द में जिन जिन वर्णों का प्रयोग हुआ है उनके बीच कितनी दूरी या कितना अंतर होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि थी के तुरंत बाद ही हमें लिखना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं जा रही, तो जा भिन्न शब्द है, रही भिन्न शब्द है, यानी कि दोनों को हमें सही रूप से सही दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। और अगर सही रूप से नहीं लिखते हैं तो उनका उच्चारण भी हम गलत कर सकते हैं, और अगर उच्चारण गलत कर सकते हैं तो सामने वाला उसका अर्थ ग्रहण विभिन्न रूप से कर सकता है। इसी प्रकार से रामजी भाई यहाँ इस रूप से लिखा हुआ है जो गलत है। की, यहाँ पर आप देखिए कि भाई की, तो की और की, जैसे आपने मैं और मैं का अभ्यास किया है, एक मैं यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, और एक मैं यानी कि अंदर, इसी प्रकार से 2 प्रकार से की का प्रयोग होता है, एक ये है की और एक ये है की, है ना। तो ये भी हमें यहाँ पर समझना है, यानी कि यहाँ रामजी भाई की, यानी कि गुजराती में कहे तो रामजी भाई ने, और इस की का अर्थ तो यहाँ पर बदल जाता है, कारण के ऐसा हो सकता है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आगे देखिए सुनने, तो सुनने एक शब्द है, तो हमें इसको इस प्रकार से ही लिखना है। नहीं था, यहाँ पर ये सही रूप से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में अनुस्वार करना ही ये बच्चा भूल गया है, और चिंता का क्या हो गया, चिता। अब सोचिए जरा, चिता का अर्थ क्या होता है और चिंता का अर्थ क्या होता है। यानी कि हमारी लिखावट में हम जितनी जल्दबाजी करेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो हम जो भी लिखते हैं वह सही नहीं भी हो सकता है, और अर्थ का गलत अर्थ भी यहाँ पर निकल सकता है। तो इतनी बातों को हमें इस परिच्छेद में ध्यान में रखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने यहाँ पर दोनों परिच्छेद को देखा, और इन दोनों परिच्छेद से जुड़ी हुई कुछ बातें भी आपके ध्यान में आई होगी कि अब आप जब भी लिखावट करेंगे, यानी कि आप जब भी लिखेंगे
तब आप इन बातों को तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से मैं हर एक बात को दोहरा देता हूँ। पहली बात कि हमेशा वर्णों को मानक रूप से ही लिखना चाहिए, यानी कि क लिखते हैं तो क को किस प्रकार से हिंदी में लिखना चाहिए, ग लिखते हैं वैसे तो हम गुजराती में हर एक वर्ण अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो उनमें किस प्रकार के बदलाव आते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए और हमें उसी तरीके से इन वर्णों को लिखना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूर करना चाहिए। दूसरी बात है कि शब्दों के बीच सही अंतर होना चाहिए, यानी कि एक शब्द उसके बाद दूसरा शब्द उसके बाद तीसरा शब्द, लेकिन हर एक शब्द के बीच सही अंतर होना चाहिए। और एक शब्द में जितने भी वर्णों का प्रयोग हुआ है उनमें भी जिस प्रकार से अंतर हो वह सही रूप से एक समान ही होना चाहिए, यानी कि शब्दों के जो वर्ण हैं उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। उनको हम जोड़कर लिखते हैं तभी हम उसको शब्द कहते हैं। दूसरी बात, जब हम अनुस्वार करते हैं तो अनुस्वार हमें किस प्रकार से करना चाहिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम या जितने भी विराम चिन्ह हैं उनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें कहाँ पर लिखना चाहिए, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। छात्र ने जो लिखा है तो कहाँ लिखा है, लाइन के नीचे। तो आपको भी इसी प्रकार से हिंदी में लिखना है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लाइन के ऊपर तो आपकी लिखावट ये गलत है। और ऐसा क्यों करना चाहिए, तो इसका उदाहरण इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर गांव लिखता हूँ तो ये जो चंद्र बिंदी है कहाँ आएगी, तो लाइन के ऊपर, यानी कि स्पष्ट रूप से आप हर एक शब्द को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं है तो म के ऊपर मात्रा जो लगी है, जो अनुस्वार लगा है वह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन बातों को हमें अवश्य ध्यान में रखना है। आइए एक बार फिर से हर एक वर्ण की लिखावट हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और हम किस प्रकार से गलती भी करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए जरा, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ण दिखा रहा हूँ और ये सारे वर्ण गुजराती के हैं। वैसे तो आप इन वर्णों से परिचित है और आपको लगता है कि भाई हिंदी में भी इन वर्णों को इसी प्रकार से लिखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ हर एक वर्ण पर हमें क्या करनी पड़ती है, शिरोरेखा, है ना। और शायद आप ऐसा करते भी होंगे तो ये गलत बात है ना। आइए देख लेते हैं कि भाई पहला जो वर्ण है ग, ये गुजराती में है तो हिंदी में इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए जरा कितना भेद है। अब आपको लगेगा कि भाई ये ग है और ये हिंदी का ग है तो उसमें तो बहुत सारा भेद है। तो क्या अब आपको सोचना है कि भाई आप कौन सा ग लिखते हैं, पहले वाला यानी कि गुजराती वाला या हिंदी वाला। और अगर हिंदी में ही गुजराती वाला ग लिखते हैं तो आप तो गलत तरीके से हिंदी को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ग बोलने से पता नहीं चलता, लेकिन जब आप लिखते हैं तब आप ये गलत तरीके से लिखते हैं। तो लिखावट के समय हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है। आइए दूसरे वर्ण भी देख लेते हैं। न, यहाँ पर हर एक वर्ण में आपको ये दिखाई देगा कि हर एक वर्ण के पीछे जो पाई है वह खड़ी है, यानी कि नीचे से उसको नहीं मोड़ा गया। जबकि गुजराती में उसको नीचे से क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। जैसे कि ये ग, ये न, लेकिन यहाँ पर देखिए ये म, तो पाई कैसी है, सीधी है, खड़ी पाई है, इसलिए हिंदी को खड़ी पाई में लिखा जाता है। म, देखिए म को ऊपर से या नीचे से कहीं से भी नहीं मोड़ा जाता। व, अब हर एक वर्ण को आपको गौर से देखना है। ये प, स, र, श, श, इन वर्णों को तो हमें बहुत ध्यान से देखना है और इनकी लिखावट भी हमें याद रखनी है। जैसे कि यह ड, ठ और यह है ट। अगर आप गुजराती के जैसे ही लिखकर उस पर शिरोरेखा कर देते हैं तो आपकी लिखावट गलत हो सकती है। आइए, ये सब तो हमने ऐसे वर्ण देखे जो गुजराती और हिंदी में हमें समान लगते हैं, लेकिन हिंदी में तो कई सारे ऐसे वर्ण हैं जो गुजराती से बिल्कुल भिन्न तरीके से लिखे जाते हैं। और ये वर्ण इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला है ब, और ब हम इस प्रकार से लिखते हैं। क्या आप इसी प्रकार से लिखते हैं या आप गुजराती का व करके इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको सोचना है। क, तो हमें इसी प्रकार से क लिखना है। ज, देखिए
ज़्यादातर ज इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि गुजराती का ब है, लेकिन ज और ब में भी भेद है, यानी कि हमें ज अब इसी प्रकार से लिखना है। ल, तो ल भी हमें इस प्रकार से लिखना है। कई सारे बच्चे ल इस प्रकार से लिखते हैं, ये गुजराती का ब और उस पर शिरो रेखा कर दे तो हिंदी का क्या हो जाएगा, ल, लेकिन ये गलत है। ब, देखिए यहाँ पर क और फ, आपको लगेगा दोनों एक है, लेकिन एक नहीं है, है ना। क यहाँ से ऊपर से भी मोड़ा गया है और नीचे भी, और प यहाँ ऊपर से कैसा है, सीधा, यानी कि इसकी लिखावट यहाँ से इस प्रकार से होती है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। अण और च, तो इन वर्णों की लिखावट हमें ध्यान में रखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ वर्णों के बारे में जाना कि जिनकी गलत लिखावट से हमारे शब्द भी गलत हो सकते हैं और सही रूप से किस प्रकार से लिखा जाए, यानी कि मानक लेखन हमें ज़रूर आना ही चाहिए और उसके लिए हमें अनुलेखन करना चाहिए। और कई सारी, और आपकी किताब में कई सारे ऐसे परिच्छेद दिए गए हैं जिनका अनुलेखन करने से आप अपने वर्णों को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, उनमें सुधार भी ला सकते हैं और सही तरीके से हिंदी भाषा में आपकी लिखावट हो सकती है। तो इसके लिए आपको इन वर्णों का मानक रूप से लेखन करने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाषा सज्जता से जुड़ी हुई इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अब आप ध्यानपूर्वक इन वर्णों का लेखन अपनी किताब में करेंगे और अपने वर्णों में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आप किस प्रकार से ला सकते हैं उसके बारे में सोचकर आपकी लिखावट बहुत ही अच्छी और सुंदर आप ज़रूर बनाएंगे और इसके लिए आप ज़रूर प्रयत्न करेंगे। आज हमने इसके अलावा समानार्थी शब्द और लिंग परिवर्तन के उदाहरण भी देखे हैं, उससे जुड़े हुए अभ्यास भी आप खुद करेंगे और इस प्रकार से कई सारे अभ्यास के जरिए हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझकर उनका व्यावहारिक रूप से आप प्रयोग करना सीखेंगे और अच्छी तरह से हिंदी बोल भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। तो आप प्रयत्न करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपनी हिंदी को और भी अच्छी तरह से मजबूत बनाइए, सुदृढ़ बनाइए और आप अच्छी तरह से हिंदी बोल सकें। ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।